नमस्कार। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या सोचते हैं? भारत में हजारों सालों से लोग सिर्फ तारे नहीं देख रहे थे, वो उन्हें समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। और ये कोई सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे था पक्का विज्ञान। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार सूत्र से। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्राकौ यत्र साक्षिणौ। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी एक डायरेक्ट साइंस है, ऐसा विज्ञान जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसके गवाह खुद सूरज और चांद है। मतलब जो दिखता है वही सच है। यही सोच भारतीय एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये वेद क्या भला है। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जर्वेशन करना यानी आसमान को देखना इतना ज़रूरी क्यों था। हम भारत की बहुत पुरानी परंपरा में झांकेंगे। फिर बात करेंगे सवाई जयसिंह की बनाई शानदार ऑब्जर्वेटरीज की। और आखिर में देखेंगे कि आज के मॉडर्न दौर में ये परंपरा कैसे आगे बढ़ रही है। तो चलिए सबसे पहले उस एक शब्द को पकड़ते हैं जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है, वेद। आखिर ये है क्या? वेद शब्द निकला है संस्कृत के व्यध से, जिसका मतलब होता है किसी चीज को भेदना या पार करना। अब एस्ट्रोनॉमी की भाषा में इसका मतलब हुआ आसमान में ग्रहों तारों को ध्यान से देखना, उनकी पोजीशंस को समझना। और ये दो तरीके से होता था। एक दृष्टिवेद, मतलब सीधे अपनी आंखों से देखना, और दूसरा यंत्रवेद, यानी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से देखना। अब यहां एक सवाल उठता है, जब हमारे प्राचीन खगोलवेद इतने माहिर थे गणित में, तो उन्हें सिर्फ कैलकुलेशन से काम क्यों नहीं चला? क्यों जरूरत पड़ी आसमान में घंटों तक झांकने की? और इसका जवाब छिपा है दो शब्दों में, गणित और दृक। गणित मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और दृक मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहा है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हमारे पुराने साइंटिस्ट ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ कागज पर की गई कैलकुलेशंस समय के साथ साथ असली आसमान से मेल खाना बंद कर देती हैं। उसमें धीरे धीरे गलतियां आने लगती हैं। तो फिर गोल क्या था? लक्ष्य था दृक गणित ऐक्य हासिल करना। एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन के बीच एक परफेक्ट हार्मनी हो। जो मैथमेटिकल मॉडल कह रहा है ठीक वही आसमान में दिखना भी चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं। और ये वेद करने के पीछे बहुत मजबूत साइंटिफिक वजह थीं, जैसे कि ये पक्का करना कि कैलकुलेशन और असलियत में कोई फर्क ना हो, समय के साथ आने वाली गलतियों को पकड़ना, दिशा, जगह और टाइम का ठीक ठीक पता लगाना, सोलर और लूनर एक्लिप्स यानी सूर्य और चंद्र ग्रहण को समझना, और तो और ग्रहों का एक साथ आना, उनका रंग, उनकी चाल, इन सब का अध्ययन करना। और ये जो परंपरा है ना, ये कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वैदिक काल तक जाती हैं। मतलब बड़ी बड़ी पत्थर की ऑब्जर्वेटरीज बनने से भी सदियों पहले से ये काम चल रहा था। सोचिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद जैसे हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में इसके सबूत मिलते हैं। उनमें आसमान की घटनाओं का जिक्र है। यहां तक कि शंकु जैसे शुरुआती इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल के बारे में भी लिखा है। शंकु आप समझ लीजिए एक तरह का खंबा होता था जिससे परछाई नापकर समय और दिशा का पता लगाते थे। एक बेसिक सनडायल। और इस परंपरा की मशाल को थामे रखा आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे महान एस्ट्रोनॉमर्स ने। और यह सिलसिला रुका नहीं। बाद में केशव देवज्ञ और गणेश देवज्ञ जैसे विद्वानों ने इसे और आगे बढ़ाया। ये नॉलेज की एक चेन थी जिसमें हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के काम को और बेहतर और सटीक बना रही थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे राजा की जो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विजनरी और साइंटिस्ट भी था। एक ऐसा इंसान जिसने इस ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को एक बिल्कुल नए, एक ग्रैंड लेवल पे पहुंचा दिया। और वो थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह का विजन कितना बड़ा था और वो कितनी तेजी से काम करते थे, ये इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है। जरा सोचिए, सिर्फ 14 साल के अंदर उन्होंने 5 बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज बनवा दी। दिल्ली में, फिर जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। ये कमाल की बात थी। उनकी सबसे पहली ऑब्जर्वेटरी बनी दिल्ली में। यहाँ पत्थर के इतने बड़े बड़े और सटीक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए कि देखकर हैरानी होती है। इनमें सबसे खास था सम्राट यंत्र। ये सिर्फ एक सनडायल नहीं था, ये टाइम और ग्रहों की पोजीशन को बिल्कुल सटीक नापने का एक जबरदस्त उपकरण था। उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या शानदार नमूना है ये।
लेकिन जयपुर की वेधशाला यानी जंतर मंतर तो उनका मास्टरपीस है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सनडायल है, बृहद सम्राट यंत्र। ये इतनी विशाल और इतनी सटीक है कि आज भी ये 2 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ टाइम बता सकती है। कमाल है ना? सोचकर देखिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये कैसे मुमकिन हुआ होगा। उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी भी बहुत खास थी, पर इसकी असली खासियत थी इसकी लोकेशन। प्राचीन भारत के लिए उज्जैन का वही महत्व था जो आज पूरी दुनिया के लिए ग्रीनविच का है। मतलब ये 0 लॉन्जिट्यूड की प्राइम मेरिडियन लाइन थी। सारी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस का ये सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था। तो सवाल यह है कि इन बड़े बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर्स को बनाने का नतीजा क्या निकला? सवाई जयसिंह के जबरदस्त काम का साइंटिफिक आउटपुट क्या था? इन ऑब्जर्वेटरी से मिले डेटा के आधार पर जयसिंह ने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का एक बिल्कुल नया सेट तैयार किया। इसका नाम था जीज़-ए-मोहम्मद शाही। इसका मकसद था पुरानी किताबों में जो गलतियां आ गई थीं उन्हें ठीक करना और आने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को ज्यादा एक्यूरेट डेटा देना। और ऐसा नहीं है कि जयसिंह के बाद ये परंपरा खत्म हो गई, ये जिंदा रही। 19वीं सदी में वेंकटेश बापूजी केतकर और सामंत चंद्रशेखर जैसे बड़े विद्वानों ने इसी विरासत को, इसी मेहनत और सटीकता की परंपरा को मॉडर्न जमाने में आगे बढ़ाया। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक सफर से सीधे आज के दौर में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की वो जो प्यास थी वो आज भी उसी तरह जारी है। टेक्नोलॉजी ने तो खैर कमाल ही कर दिया है। कहाँ वो पत्थर और मेटल के पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और कहाँ आज की बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स और रेडियो टेलीस्कोप्स। फर्क साफ है, हाँ, लेकिन मकसद आज भी वही है, इस यूनिवर्स को समझना। बस तरीके और औजार बदल गए हैं। और आज भी एस्ट्रोनॉमी में भारत दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में से एक है। चाहे कोडाइकनाल की सोलर ऑब्जर्वेटरी हो, ऊटी की रेडियो टेलीस्कोप हो या फिर नैनीताल की ऑब्जर्वेटरी, ये सब इस बात का सबूत हैं कि वो जो पुरानी ऑब्जर्वेशन की परंपरा थी वो आज भी जिंदा है और लगातार आगे बढ़ रही है। तो आखिर में एक सवाल पे आकर रुकते हैं। ब्रह्मांड के सच को जानने की वो जो पुरानी खोज थी, दृक् गणित ऐक्य का वो जो महान लक्ष्य था, वो आज की इन मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज में कैसे जिंदा है? शायद इसका जवाब उस इंसानी जिज्ञासा में छिपा है जो हमें हमेशा से आसमान की तरफ, उन तारों की तरफ देखने के लिए मजबूर करती रही है।